सो हेलो एवरीवन, दिस इज धीरज कुरे एंड आज हम करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 विच इज़ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ट्रैवलिंग प्लांट्स। तो इसमें हम पूरा एनसीईआरटी लाइन पढ़ने वाले हैं जिससे हमारा बोर्ड्स और नीट दोनों निकल जाए। तो चलो बिना किसी तरीके स्टार्ट करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ट्रैवलिंग प्लांट्स। तो बेसिकली हम क्या पढ़ने वाले हैं कि जो प्लांट्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, वो प्लांट्स जो क्या फ्लावर करते हैं। आर वी नॉट लकी डेट प्लांट्स रिप्रोड्यूस सेक्सुअली, कि हम लकी नहीं कि प्लांट्स सेक्सुअली कि क्या हम लकी नहीं कि प्लांट्स सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। द मिरिट्स ऑफ फ्लावर डेट वी इंजॉय गेजिंग इट, वो फ्लावर्स के गुच्छे जो जिसे हम देख के मतलब मज़ा आता है उन्हें देख के। द सेंट्स एंड द परफ्यूम्स डेट वी सून, उनकी जो महक है साथ ही उनके जो परफ्यूम्स है जिसे हम स्मेल करते हैं, इंजॉय करते हैं। द लिस्ट कलर्स डेट आर अट्रैक्ट अस, ऑल आर देयर एज एन एड टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ये जितनी भी खूबियाँ हैं ये सारी चीज़ हमें अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ उतना ही नहीं होता, बल्कि ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने का एक तरीका होता है उनका, कि वो बर्ड्स एंड बीज को अट्रैक्ट करे और उनका जो गैमेट्स है वो एक दूसरे को ट्रांसफ़र करें। फ्लावर्स डू नॉट एग्जिस्ट ओनली फॉर अस टू बी यूज्ड फॉर आवर ओन सेल्फिशनेस। तो फ्लावर सिर्फ हमारे लिए मौजूद नहीं होते हैं, बल्कि अपने अपने आप को एग्जिस्ट करने के लिए भी मौजूद होते हैं, अपने पीढ़ी बढ़ाने के लिए भी मौजूद होते हैं। ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। आई लुक एट द डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस फ्लावर एंड फ्लावर पार्ट्स shows an amazing range of adaptation to ensure the formation of the end product of sexual reproduction। तो हम इस चैप्टर में बहुत सारे डाइवर्सिटी ऑफ स्ट्रक्चर, फ्लावर की इन्फ्लोरेसेंस, फ्लावर और उनके फ्लोरल पार्ट्स के बारे में देखेंगे, जो बहुत सारे अडेप्टेशन से गुजरता है ताकि वो अपना एंड प्रोडक्ट बनाए, मतलब गैमेट्स बनाए, जो मेन चीज़ किस फॉर्म में होता है, फ्रूट्स या फिर सीड्स के फॉर्म में। इन दिस चैप्टर लेट अस अंडरस्टैंड द मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो बेसिकली इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं प्लांट्स की मॉर्फोलॉजी, बाहर की स्ट्रक्चर, उनका स्ट्रक्चर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का। तो जो सबसे पहले हम बात करते हैं फ्लावर के बारे में, प्लांट का, पौधे का मेन स्ट्रक्चर, पेड़ का भी। A fascinating organ of angiosperm. Human beings have had an intimate relationship with flowers since time immemorial. तो ह्यूमन बींग्स का जो फ्लावर के साथ रिश्ता है ना, वो काफ़ी पहले से है। फ्लावर्स आर ऑब्जेक्ट ऑफ एस्थेटिक, ये एस्थेटिक ऑब्जेक्ट है, ऑर्नामेंट का ऑब्जेक्ट है, मतलब वो चीज़ जिसे हम पहनते हैं, धारण करते हैं, जैसे गहना वगैरह। फिर सोशल रिलीजियस कल्चर वैल्यू को भी दर्शाते हैं फ्लावर। एंड दे हैव ऑलवेज बीन यूज्ड एज सिंबल्स फॉर कन्वेइंग इंपॉर्टेंट ह्यूमन फीलिंग। और ये हमेशा पहले पहले से यूज़ किया जाता है ह्यूमन फीलिंग को कन्वे करने के लिए, जैसे कि लव, अफेक्शन, हैप्पीनेस, ग्रीफ, मॉर्निंग मतलब दुख, एक्सेट्रा। बहुत सारे फीलिंग को दर्शाता है फ्लावर। लिस्ट एट लीस्ट 5 फ्लावर्स ऑफ ऑर्नामेंटल वैल्यू दैट आर कॉमनली कल्टिवेटेड एट होम्स एंड इन गार्डन्स। तो आपको 5, एक खाली एक्टिविटी है कि आपको 5 फ्लावर की ऑर्नामेंटल वैल्यू, कि फ्लावर को आपकी ऑर्नामेंटल वैल्यू निकालना है, टोटल 5। फाइंड आउट द नेम्स ऑफ 5 मोर फ्लावर्स दैट आर यूज्ड इन सोशल एंड कल्चरल सेलिब्रेशन इन योर फैमिली। एक और एक्टिविटी दी है कि आपको 5 फ्लावर का नाम नोट डाउन करना है जो आप सोशल गैदरिंग में यूज़ करते हो। तो कौन कौन से, गुलाब हो गया, और गाजर हो गया, गाजर का नहीं, क्या बोलते हैं, ये पीछे लगाते हैं ना यार गर्ल्स लोग। और भी कई सारे फ्लावर्स जो फूल बनाने के लिए यूज़ करते हैं, साथ में माला बनाने के लिए यूज़ करते हैं, गुलाब को यूज़ करते हैं, सनफ्लावर के, और भी कई तरीके के फ्लावर यूज़ करते हैं। व्हाट इज इट, हैव यू हर्ड ऑफ फ्लोरिकल्चर? क्या आपने फ्लोरिकल्चर के बारे में सुना है कि वो दर्शाता क्या है? ये तो सिर्फ एक्टिविटी था। टू अ बायोलॉजिस्ट,
Flowers are morphological and embryological marvel and the site of sexual reproduction. तो जब भी आप एक बायोलॉजिस्ट के लिए मतलब हमारे लिए फ्लावर क्या है, एक मॉर्फोलॉजिकल एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल एंड द साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फ्लावर एक मॉर्फोलॉजिकल मतलब बाहरी स्ट्रक्चर और एम्ब्रायोलॉजिकल मार्वल है और एक साइट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ये सारी चीज़ दर्शाता है। मतलब फ्लावर एक जगह है जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक खूबसूरत चीज़ है जो दिखाता है कि कैसे नेचर ये करता है। इन क्लास 11th यू हैव हर्ड द वेरियस पार्ट्स ऑफ फ्लावर। तो क्लास 11th में आपने जो फ्लावर है उसके कई सारे पार्ट्स के बारे में सुना होगा, जैसे कि ये नीचे वाला पार्ट को ओवरी, देन सेपल, ये फिलामेंट है, पेटल मतलब पत्ते, एंथर, स्टिग्मा और ये स्टाइल, इन सब के बारे में सुना ही होगा। फिगर टू फिगर 2.1 विल हेल्प यू रिकॉल द पार्ट्स ऑफ टिपिकल फ्लावर। तो आपका फिगर 2.1 है वो रिकॉल करने में मदद करेगा। ऑब्वियसली ये कर दिया। कैन यू नेम द टू पार्ट्स इन a flower in which the two most important units of sexual reproduction develop? क्या आपने कोई दो पार्ट ऑफ फ्लावर के बारे में बता सकते हो जहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पार्ट डेवलप होता है? ऑब्वियसली एक ओवरी है और एक ये एंथर जहाँ पोलन बनता है और यहाँ ओवा बनता है। 2.2 प्री स्टरलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स, सॉरी प्री फर्टिलाइजेशन स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स। मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले कौन कौन से स्ट्रक्चर और इवेंट्स होते हैं। फर्टिलाइजेशन मतलब अब जब आपका मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट मिलता है। Much before the actual flower is seen on a plant, the decision that flower is going to be the plant is going to be flower has taken place. Several hormonal and structural changes are initiated, which lead to the differentiation and further development of floral primordium. तो क्या बोलते हैं, जब भी फ्लावर दिखता है तो उससे पहले कई सारी चीज एक्टिविटीज होने लग जाते हैं फ्लावर के मतलब प्लांट के अंदर। कुछ हार्मोनल चेंज होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, which lead to the differentiation and further development of floral primordium। जिससे एक स्ट्रक्चर और हार्मोनल चेंज की वजह से एक चेंज होता है जिसम होता है और एक फ्लोरल प्राइमोडियम बन जाता है, मतलब जहाँ से वो फ्लावर निकले। इनफ्लोरेसेंस आर फाउंड विच बेयर द फ्लोरल बर्ड्स एंड देन द फ्लावर। इनफ्लोरेसेंस बन जाते हैं मतलब फ्लावर का अरेंज होने का पैटर्न। इन द फ्लावर द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, जो मेल एंड द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स वो भी बन जाते हैं। मेल वाले को बोलते हैं एंड्रोसियम एंड फीमेल को गाइनीशियम बोलते हैं। You would recollect that androcium consists of a whole of stamen representing the male reproductive organ। तो आप नोटिस करोगे जो एंड्रोसियम है वो एक गुच्छा ग्रुप ऑफ स्टेमन का दर्शाता है जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, एंड गेनोसियम रिप्रेजेंट करते हैं हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। उसके बाद है 2.2.1 स्टेमन, माइक्रोस्पोरेजियम एंड पोलन ग्रेन। 2.2.1 स्टेमन, माइक्रोस्पोरेजियम एंड पोलन ग्रेन मतलब इसी का फर्दर पार्ट है। हम ये चीज़ अक्सर नोटिस नहीं करते अपन, जब भी पढ़ने जाना ना तो ये 2.2 है और ये 2.2.1 मतलब इसी का हिस्सा है, पार्ट है, सब टॉपिक है, ये ध्यान देना और ऐसे आप माइंड मैप बना सकते हो। Figure 2.2a shows the two parts of a typical stamen, the long and slender stalk called filament and the terminal generally pilot structure called the anther। Figure 2.2a ये दिखा रहा है टिपिकल स्टैमेन को, ये हमारा एंथर है और ये हमारा फिलामेंट। बी ये बी वाला दिखा रहा है 3 डायमेंशनल कट सेक्शन ऑफ एन एंथर। तो बी वाला दिखा रहा है कि एंथर का कट वाला पोर्शन जब इसको काटेंगे तो ऐसे दिखेगा। तो ये रहा हमारा पोलन सैक जहाँ पे पोलिन्स है, ये रहे हमारा पोलन ग्रेन्स, ये है लाइन ऑफ डाइसेंस जहाँ क्या बोलते हैं चौखुंड हुआ है। फिगर 2.2a shows the parts of a typical stamen। तो एक स्टैमेन का फोटो दिया गया है जो लंबा है, स्लेंडर है एंड एक
रस्से से जुड़ा हुआ है जिसे हम कहते हैं फिलामेंट, एंड द टर्मिनली जनरली बाइलोब्ड स्ट्रक्चर कुछ जिसे हम कहते हैं, मतलब इसके दो लोब हैं, ऐसे दो हिस्से एक दूसरे जुड़े हुए हैं जिसे हम कहते हैं एंथर। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस और द पेटल ऑफ द फ्लावर। फिलामेंट हो गया हाँ बाइलोब्ड स्ट्रक्चर है। द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट इज अटैच्ड टू द थैलेमस, और जो प्रॉक्सिमल एंड है ये थैलेमस से जुड़ा होता है, और द पेटल ऑफ द फ्लावर, या फिर जो फ्लावर क्या बोलते हैं पेटल है ना उससे जुड़ा होता है फ्लावर के। द नंबर ऑफ लेंथ्स एंड स्टेमन आर अवेलेबल इन फ्लावर ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। द नंबर एंड लेंथ ऑफ, मतलब अवेलेबल नहीं है, वेरिएबल है कि जो नंबर है कि कितने स्टेमन है और साथ उनकी लंबाई, ये हर एक फ्लावर के हिसाब से अलग अलग रहता है, वेरी करता है। इफ़ यू वर टू कलेक्ट a stamen each from 10 flowers, each from 10 different species, and arrange them on a slide, you would be able to appreciate the large variation in size and seen in nature। तो आप 10 स्टेमन लेना, वो भी अलग अलग डिफरेंट स्पीसीज के प्लांट्स है, तो आप अप्रिशिएट करोगे नेचर को कि इतने लार्ज वेरिएशन है इन सब के अंदर। Careful observation of each stamen under a dissecting microscope and making neat diagrams would illustrate the range in shape and attachment of anther in different flowers। तो आप जब उसे केयरफुल ऑब्जर्वेशन करोगे स्टेमन को माइक्रोस्कोप के अंदर, उसे काट के एंड मेक नीट इन, अगर अच्छे से डायग्राम बनाओगे तो आप पाओगे, तो उसका जो एंथर है ना उसका भी शेप और जो अटैचमेंट है वो भी डिफरेंट है डिफरेंट फ्लावर में, मतलब कहीं पे अटैचमेंट कहीं इधर होगा कहीं इधर होगा, और साथ ही मतलब इनका साइज भी वेरी करेगा। अ टिपिकल एंजियोस्पर्म एंथर इज बाइलोब विथ ईच लोब हैविंग टू थीका। तो एक एवरेज एंजियोस्पर्म क्या होगा, बाइलोब्ड होगा, मतलब दो ढक्कन से जुड़ा होगा, ढक्कन बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो लेकिन समझने के लिए बाइलोब्ड होते हैं, ईच हैविंग टू थीका। ये बाइलोड तो हो गए, लेकिन बाइलोड में भी ये खुद आई थिंक दो पार्ट रहते हैं। दे आर डाइथिकियस, मतलब उसके भी इसके अंदर भी दो कंपार्टमेंट रहते हैं, डाइथिकस। ऑफन अ लॉन्गिट्यूडनल ग्रोव रन्स लेंथवाइज सेपरेटिंग द थिका। लेट अस अंडरस्टैंड द वेरियस स्टेप्स ऑफ टिश्यूज एंड देयर कोऑर्डिनेशन इन ट्रांसफर सेक्शन ऑफ एंथर। तो चलो समझते हैं उसके बहुत सारे पार्ट जो एक एंथर और थीका में रहते हैं। The bilobed nature of an anther is very distinct in transverse section of anther। तो bilobed nature है ना एंथर का वो काफ़ी अलग होता है ट्रांसवर्स सेक्शन में, मतलब ऐसे कटे हुए सेक्शन में। The anther is four-sided tetragonal structure consisting of four microspongia located at the corner in each lobe। तो एक एंथर है ना वो फोर साइडेड रहता है, टेट्रागोनल स्ट्रक्चर रहता है जिसमें चार माइक्रोस्पोंजिया रहते हैं, वो भी कॉर्नर्स पे, जैसे कि ये रहा हमारा क्या बोला था अभी मैंने, एंथर। तो टेट्रागोनल रहता है, आप देख सकते हो चार हिस्से हैं इसके, और इसके कोने में चार माइक्रोस्पोंजिया है। द माइक्रोस्पोंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलिन ग्रेन्स। जो माइक्रोस्पोंजिया है वो फर्दर डेवलप करता है और बन जाता है हमारा पोलिन ग्रेन। दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ पोलिन ग्रेन्स। तो वो क्या करते हैं, वो माइक्रोस्पोंजिया ना फर्दर डेवलप करते हैं और पोलिन सैक बन जाते हैं। पोलिन सैक मतलब एक ऐसा पाउच जिसपे पोलिन्स भरे हो, गुच्छा। एंड दे एक्सटेंड लॉन्गिट्यूडनली ऑल थ्रू द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ पोलिन ग्रेन्स। और ये नीचे की तरफ एक्सटेंड करते हैं द लेंथ ऑफ एन एंथर एंड आर पैक्ड विथ पोलिन ग्रेन्स, और एक पोलिन ग्रेन से पैक हो जाते हैं, सॉरी इसके अंदर पोलिन ग्रेन्स पैक रहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोंजियम। तो चलो अब इसके माइक्रोस्पोंजियम के स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो इन अ ट्रांसफर सेक्शन अ टिपिकल माइक्रोस्पोंजियम अपीयर्स नियरली सर्कुलर इन आउटलाइन। तो ट्रांसफर सेक्शन में मतलब ऐसा वाले सेक्शन में जो टिपिकल माइक्रोस्पोंजियम है वो कैसे दिखता है, एक सर्कुलर आउटलाइन में रहता है। इट इज जनरली सराउंडेड बाई फोर वॉल लेयर्स, फिगर 2.3b। तो ये जनरली चार वॉल लेयर से कवर रहते हैं।
2.3 बी। हाँ, पहला है, सबसे आउटर मोस्ट है एपिडर्मिस, उसके बाद है एंडोथेसियम, देन मिडिल लेयर, देन माइक्रोस्पोर मदर सेल, देन हमारा टेपेटम। एक सेकंड यार, माइक्रोस्पोर मदर सेल तो सबसे लास्ट हो गया। पहला ये एपिडर्मिस, दूसरा एंडोथेसियम, तीसरा मिडिल लेयर एंड चौथा है हमारा टेपेटम। उसके बाद आता है माइक्रोस्पोर मदर सेल। ये रहा epidermis, endothelium, middle layer and tapetum. The outer three layer perform the function of protection and help in dehiscence of anther to release the pollen. तो पहले ऊपर के जो तीन हैं ये क्या करते हैं, इसके प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं और ये पोलन की झड़ निकालने में मदद करते हैं उस सेल से। और जो इनर मोस्ट लेयर है जिसे कहते हैं टेपेटम, एक सेकंड याद रखना क्या चीज़ क्या करता है। टेपेटम नरिश करते हैं डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स को। सेल्स ऑफ द टेपेटम पोसेस डेंस साइटोप्लाज्म एंड जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस। तो जो सेल्स है टेपेटम के वो डेंस साइटोप्लाज्म मतलब घने, साइटोप्लाज्म मतलब फ्लूइड पार्ट ऑफ सेल, वो घने इस साइटोप्लाज्म से रहते हैं एंड भरे हुए रहते हैं। जनरली हैव मोर देन वन न्यूक्लियस, उनके पास एक से ज़्यादा न्यूक्लियस होते हैं जिससे वो ज़्यादा एनर्जी लेते हैं और अपने बच्चों को फिट कर पाते हैं, मतलब पोलिन्स को फिट कर पाते हैं। कैन यू थिंक ऑफ हाउ टेपिटल सेल्स कुड बिकम बाइन्यूक्लिएट? क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि कैसे वो दिखते होंगे बाइन्यूक्लिएट पे, जब टेपेटल के सेल्स ना, टेपेटम के सेल्स। When the anther is young, जब एंथर यंग होता है, a group of compactly arranged homogeneous cells called sporogenous tissue occupies the center of each microspongium. जब एंथर क्या बोलते हैं, ये एंथर यंग होता है तो ग्रुप ऑफ कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होमोजेनियस सेल्स called sporogenous tissue occupies the center of each microspongium. तो यार बोला गया है कि जो एंथर है जब यंग होता है तब उस पर एक सेम तरह के सेल्स जिसे हम कहते हैं स्पोरोजेनियस टिश्यू उसके सेंटर को ऑक्यूपाई कर लेता है और वही बनाता है माइक्रोस्पोंजियम। उसी के अंदर रहता है हमारा क्या, पोलन ग्रेन्स। उसके बाद देखते हैं एक प्रोसेस को जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये क्या है, एज एंथर डेवलप्स द सेल्स ऑफ द स्पोरोजेनियस टिश्यू अंडरगो माइटोटिक डिवीजन टू फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड्स। तो जैसे ही एंथर डेवलप होता है, मतलब मैच्योर होता है, तो जो सेल्स होते हैं स्पोरोजेनियस टिश्यू के वो म्यूटिक डिवीजन में जाते हैं। म्यूटिक मतलब रिडक्शन डिवीजन, टूट टूट के मतलब नए बढ़ते जाते हैं। What would be the ploidy of the cells of the tetrad? As the each मतलब एक ना चार में बदल जाता है, एक सेल्स चार में बदल जाता है भाई। As each cell of sporogenous tissue is capable of giving rise to a microspore tetrad, तो जैसे ही हर एक सेल जो स्पोरोजेनियस टिश्यू में रहता है ना, उसका हर एक सेल कैपेबल होता है एक नए माइक्रोस्पोर टेट्राड के बनाने के लिए। ईच वन इज पोटेंशियल पोलिन, मतलब स्पोरोजेनियस टिश्यू है ना, उसका एक सेल चार नए बच्चों को जन्म देता है मान लो, और यही चार बच्चे क्या है, पोटेंशियल पोलिन, यही है पोलिन ग्रेन। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम पोलिन मदर सेल थ्रू म्यूसिस इज कॉल्ड माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ये लाइन हमेशा याद रखना, वो प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन जिससे माइक्रोस्पोर बनता है पोलिन मदर सेल से, किस प्रोसेस के थ्रू, म्यूसिस के थ्रू, उसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। The microspores as they are formed are arranged in cluster of 4 cell। तो माइक्रोस्पोर जो अभी बने हैं वो क्लस्टर ऑफ चार के ग्रुप में जुड़ जाते हैं जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड, जो कि हमने देख लिया था। एज द एंथर मेच्योर, जैसे एंथर मेच्योर होते हैं और डिहाइड्रेट सूख जाते हैं, तो माइक्रोस्पोर डिसोशिएट फ्रॉम ईच अदर एंड डेवलप इनटू पोलन ग्रेन्स। तो जो माइक्रोस्पोर है ना वो टूट जाते हैं और पोलन ग्रेन्स में तब्दील हो जाते हैं। एंड रिलीज्ड एंड डिहिसेंस ऑफ एंथर, और देखो टूट के निकल जाते हैं, या तो उधर उधर वेस्ट हो जाते हैं या फिर ओवम में जाके एक नया बीज या फिर फ्लावर बना देते हैं। पोलन ग्रेन, द पोलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट द मेल गेमेटोफाइट। जो पोलन ग्रेन है वो दर्शाता है हमारा मेल गेमेटोफाइट का। मेल गेमेटोफाइट मतलब मेल का वो अंश जो रिप्रोड्यूस कर सके।
जैसे कि इंसानों में स्पर्म होता है, वैसे ही मेल गेमेटोफाइट मतलब मेल पौधों का पोलन ग्रेन होता है। आया समझ? लगा रिलेटेबल? इफ़ यू टच द ओपन्ड एंथर्स ऑफ हिबिस्कस, तो जब आप हिबिस्कस का देखोगे लाल कलर का रहता है फ्लावर, तो उसके ऊपर एक क्या बोलते हैं स्टिग्मा स्टाइल रहता है, उसके ऊपर जो पीला पीला हिस्सा रहता है, पीला 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 पीला। और कुछ दूसरे फ्लावर में भी देखोगे येलोइश पाउडर है पोलन ग्रेन, आप उसे येलोइश पाउडर में रहता है, वही होता है पोलन ग्रेन। स्प्रिंकल दिस ग्रेन ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर, तो उसी को आप किसी ड्रॉप ऑफ वाटर में स्प्रिंकल करना ग्लास लाइन में एंड ऑब्जर्व अंडर माइक्रोस्कोप। तो जब आप सिर्फ माइक्रोस्कोप में देखोगे तो आप बहुत आश्चर्य हो जाओगे एकदम, एब्सोल्यूट सिनेमा। क्यों? क्योंकि उस पर एक वैरायटी ऑफ आर्किटेक्चर दिखेगा, साइज शेप कलर डिज़ाइन में। उसका साइज भी अलग होगा, शेप भी अलग होगा, कलर भी अलग होगा, डिज़ाइन भी अलग होगा। सीन ऑन द पोलन ग्रेन फ्रॉम डिफरेंट स्पीसीज। पोलन ग्रेन्स आर जनरली स्पेरिकली मेजरिंग अबाउट जो पोलन ग्रेन होते हैं वो जनरली 25 से 50 माइक्रोमीटर के होते हैं डायमीटर में। याद रखना, हर एक डेटा इंपॉर्टेंट है बायो वाले, हर एक डेटा 25 से 50, ये तो स्पेशली पोलन ग्रेन का साइज कितना होता है दिमाग में घुसा लो, 25 से 50। इट हैज़ प्रोमिनेंट टू लेयर्ड वॉल, इसके दो प्रोमिनेंट वॉल होते हैं। द हार्ड आउटर लेयर इज कॉल्ड एक्साइन, तो जो आउटर मोस्ट लेयर होता है हार्ड आउटर होता है मतलब सख्त सख्त उसे हम कहते हैं एक्साइन। स्पोरोपोलिन विच इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मैटर नोन, और किससे बने रहते हैं सबसे सख्त चीज से? नहीं, स्पोरोपोलिन से, जो कि सबसे रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल अभी तक माना जाता है। इट कैन विथस्टैंड हाई टेम्परेचर, ये हाई टेम्परेचर्स को झेल लेता है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेस को भी झेल लेता है, एल्कली मतलब बेस। नो एंजाइम दैट डिग्रेड्स स्पोरोपोलिन इज सो फॉर नोन, तो जो कोई भी ऐसा ऐसा कोई भी एंजाइम पैदा नहीं हुआ, डायलॉग है ना शायद पवन सिंह का, नहीं नहीं, ऐसा कोई भी एंजाइम बना नहीं है जो स्पोरोपोलिन को कुछ उखाड़ सके। गहरी बात है। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर कॉल्ड जम पोर्स वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, तो पोलन ग्रेन के पास ना एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसे कहते हैं जम पोर, वहीं से जहाँ स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है वहीं से पोलन ग्रेन उस लेयर से बाहर निकलता है। पोलन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल फ्यूल्स फॉसिल्स बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन, और इसी वजह से पोलन ग्रेन्स ना फॉसिल फ्यूल्स की तरह मतलब फॉसिल की तरह रहता है, मतलब बहुत लंबे समय तक टिक जाता है, मतलब लाख साल, हजार साल बिना किसी नुकसान के टिक जाता है। द एक्साइन एक्सिबिट्स अ फैसिनेटिंग एरे ऑफ पैटर्न्स, जो एक्साइन है ना वो फैसिनेटिंग पैटर्न शो करते हैं, देख सकते हो। वॉट डू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड, वाई डू थिंक द एक्साइन शुड बी हार्ड, एंड वॉट इज द फंक्शन ऑफ जम्पोर? क्या तुम्हें लगता है कि एक्साइन को इतना हार्ड क्यों है वो? ऑब्वियसली हार्ड इसलिए ताकि वो बुरे से बुरा कंडीशन फेस कर सके, इसलिए सब हार्ड बनो यार। बी हार्ड, स्टे हार्ड, कमेंट, चैट, ओपी। वॉट इज द फंक्शन ऑफ जम्पोर? द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द एंटाइन, तो जो इनर वॉल है पोलन ग्रेन का उसे हम कहते हैं एंटाइन। हाँ, बाहर वाले को एक्साइन, नीचे अंदर वाले को एंटाइन। द साइटोप्लाज्म ऑफ द पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो जो साइटोप्लाज्म है पोलन ग्रेन का, पोलन ग्रेन का जो साइटोप्लाज्म मतलब फ्लूइड पार्ट, वो किससे सराउंड रहता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ऑब्वियसली सेल चैप्टर में आपने पढ़ लिया है, सेल के अंदर, सेल के बाहर में प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर सेल वॉल होता है और अंदर में साइटोप्लाज्म। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन्स 2 सेल्स, तो जब पोलन ग्रेन मैच्योर होता है तो उसके अंदर 2 सेल्स होते हैं, वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। 2.5 बी, हाँ 2.5 बी, ये देख सकते हो, ये हमारा वेजिटेटिव सेल, ये जनरेटिव सेल। The vegetative cell is bigger and has abundant food reserve and a large irregularly cell nucleus, तो हमारा जो वेजिटेटिव सेल है ना वो सबसे ज़्यादा फूड रिजर्व कंटेंट करता है, मतलब खाना स्टोर करता है, रखता है अपने पास, अपने हिस्से में। और
इरेगुलर शेप न्यूक्लियस होता है, इसका जो शेप है ना न्यूक्लियस का वो इरेगुलर रहता है। द जनरेटर सेल इज स्मॉल एंड फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म, और जनरेटर सेल स्मॉल है और साइटोप्लाज्म में फ्लोट करते रहता है। इट इज स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, और जनरेटर सेल स्पिंडल्स देखो स्पिंडल शेप में है, ऐसे शेप में है और डेंस साइटोप्लाज्म से भरा हुआ है। इन ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, तो लगभग 60% ऑफ एंजियोस्पर्म में पोलन ग्रेन है ना आर सेड एट दिस टू सेल स्टेज। तो 60% एंजियोस्पर्म मतलब वो सेल, वो प्लांट्स पौधे जिनका जो सेल है स्पीच है वो कवर रहता है, उनमें लगभग 60% ऐसे प्लांट्स हैं जो उसी स्टेज में अपने पोलन को रिलीज कर देते हैं। द जनरेटर सेल डिवाइड्स mitotically and give rise to the two male gametes before pollen grains are shed, three cell state। तो जनरेटर सेल है ना वो बाद में माइटोटिकली डिवाइड करके ना टू मेल गेमेट तीन सेल स्टेज वाला निकाल देता है। Pollen grains of many species cause several allergies and bronchial infection in some people, often leading to chronic respiratory disorder, asthma, bronchitis, etc। तो पोलन ग्रेन कई सारे स्पीसीज में मतलब हमें को यार एलर्जीज कॉज कराता है, ब्रोंकियल अफ्लिक्शन थोड़ा कम हो गया, मतलब बहुत सारे के लोगों को एलर्जी होता है इससे, और कई सारे डिसऑर्डर भी होता है। भाई मैं हल्के में ले रहा था, अस्थमा भी और ब्रोंकाइटिस एक्सेट्रा, ये सब इसी की वजह से होता है। बच के रहना भाई। इट में बी मेंशन दैट पार्थेनियम और कैरेट ग्रास दैट केम इन टू इंडिया एज अ contaminant with imported wheat and has become ubiquitous in occurrence and causes pollen। तो पार्थेनियम और कैरेट ग्रास है वो इंडिया पे आया था एक इम्पोर्टेड वीट के साथ, मतलब बाहर के वीट के साथ आया था, और आप देख सकते हो अपने आसपास जाओगे तो पार्थेनियम ग्रास ये दिखेगा तुम्हारे आसपास, जो पोलन एनर्जी कॉज करता है कई लोगों में। पोलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स, तो जो पोलन ग्रेन्स है न्यूट्रिएंट्स में रिच होते हैं। इट इट हैज़ बिकम अ फैशन इन रिसेंट ईयर्स टू यूज पोलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट, और अभी तो फैशन बन गया है इसे फूड सप्लीमेंट की तरह यूज़ करने के लिए, मतलब यूज़ करना। In Western countries, a large number of pollen products in the form of tablet syrup are available in the market। और वेस्टर्न कंट्रीज में बहुत सारे पोलन प्रोडक्ट आते हैं हो गए हैं, किसके फॉर्म में, टैबलेट के फॉर्म में, सिरप के फॉर्म में, जो मार्केट में अवेलेबल है। पोलन कंजप्शन हैड बीन क्लेम टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस ऑफ एथलीट्स एंड रिसोर्सेज। तो पोलन कंजप्शन है ना वो उससे माना जाता है पोलन को कंज्यूम करने के बाद किसी भी एथलीट का परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, और घोड़ों का भी, रेस हॉर्सेस का भी। 2.6 ये रहा पोलन प्रोडक्ट्स। ये रहा एक चीज़ और, ये पोलन प्रोडक्ट और हमारे विपिन सर कहाँ का, ये इंग्लैंड का है, बताया था। When once they are said, जैसे ही पोलन झड़ते हैं, पोलन grains have to land on the stigma before they lose viability if they have to bring about fertilization। तो जैसे ही वो मेल वाले से झड़ते हैं, मेल वाले पार्ट से झड़ते हैं, तो उन्हें जल्द से जल्द एक स्टिग्मा पे लैंड करना होता है जिसके थ्रू वो ओवर तक जा सके उनके एक्सपायरी डेट खत्म होने से पहले। हाउ लॉन्ग डू यू थिंक द पोलन ग्रेन्स रिटेन वायबिलिटी? तो क्या लगता है कि कितने टाइम तक उन लोग जिंदा रहते हैं, कितने टाइम तक? तो बेसिकली वायरी करते हैं, वो डिपेंड करती है किसका पोलन है। The period for which pollen grains remain viable is highly variable। The period for which pollen grains remain viable is highly variable and to some extent depends on the prevailing temperature and humidity। तो जैसे कि मैंने कहा कि किसके बच्चे किस पौधे के पॉलन है, इस पर डिपेंड करता है, मतलब बहुत वेरी करता है। और किस पे डिपेंड करता है ज़्यादातर? टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे डिपेंड करता है। इन cereals such as rice, wheat, pollen grain lose viability under 30 minutes of their release। तो जैसे ही सीरियल्स, जैसे कि राइस हो गया,
व्हीट हो गया, पोलन, हाँ, पोलन ग्रेन्स हो गया, मतलब दाल वगैरह हो गए, तो ये इनके बीज ना लगभग 30 मिनट, जिसके पोलन ना 30 मिनट के अंदर रिलीज़ करते हैं, और ये 30 मिनट तक ख़त्म हो जाते हैं, मतलब एक्सपायरी डेट 30 मिनट ही रहता है, इसके बाद ये काम नहीं आएंगे। एंड इन सब मेंबर्स, जैसे कि रोसेसी प्लांट ग्रुप का नाम है, लेगुमिनेसी भी प्लांट ग्रुप का नाम है, सोलानेसी, दे मेंटेन वाइबिलिटी फॉर मंथ्स। ये इनका जो एक्सपायरी डेट है वो मंथ्स तक रहता है, इनका पोलन का कैपेसिटी। क्यों मैं यू मे हैव हर्ड ऑफ स्टोरिंग सीमेंट, तो आपने सीमेंट को स्टोर करने के बारे में सुना होगा। जो लड़की देखो, हमारा बॉडी भी ना 25 साल आई थिंक जवानी में जो सीमेंट प्रोड्यूस करता है या फिर ओवर प्रोड्यूस करता है, वो बेस्ट रहता है। तो प्रियंका चोपड़ा ने आई थिंक कराया था, उन्होंने 25 से 28 की उम्र में आई थिंक अपना ओवर, सीमेंट तो नहीं था, ओवर स्टोर कराया था, और आई थिंक बाद में उसी के थ्रू वो हुई थी, माँ बनी थी। ऐसे बहुत लोग कराते हैं। तो इफ़ यू वांट यू कैन back to the topic, including human for artificial insemination. Obviously, ये plants का भी होता है और humans का भी होता है. It is possible to store pollen grains for a large number of species for many years in liquid nitrogen. और ये possible है कि pollen grains को store करना बहुत सारे सालों तक, किसके थ्रू? लिक्विड नाइट्रोजन के थ्रू, जो कि -196 डिग्री सेल्सियस होता है। सच स्टोर्ड पोलन कैन बी यूज्ड एज पोलन बैंक। तो ये स्टोर्ड पोलन पोलन बैंक की तरह यूज़ किया जाता है, ऑब्वियसली सीड बैंक की तरह, ब्लड बैंक की तरह। इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में इसका काम आता है। 2.2.2 द पिस्टिल मेगास्पोर द पिस्टिल द मेगास्पोरेंजियम एंड द एम्ब्रायोसैक। अब हम इतने टाइम तक हमने मेल के बारे में बात किया, अब फीमेल के बारे में बात कर लेते हैं। द गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो आपका जो गाइनोसियम है, कहाँ गया यार, नीचे में तो है, गाइनोसियम है नीचे वाला हिस्सा, वो दिखाता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट फ्लावर का। द गाइनोसियम मे कंसिस्ट ऑफ सिंगल पिस्टिल। तो गाइनोसियम है ना, वो सिंगल पिस्टिल, उनके अंदर सिंगल पिस्टिल भी होता है, मोनोकार्पेलरी, या फिर बहुत सारे मल्टीकार्पेलरी भी होते हैं। पिस्टिल मतलब कहाँ गया यार वो हिस्सा, इसमें अच्छे से नहीं दिए शायद। आप, आई थिंक मैं डाल दूंगा इस पर, फोटो वगैरह में आप वो दिख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे। एडिटर तो मैं ही हूँ भाई, बाद में करना पड़ेगा, अभी तो डायरेक्ट, अभी जो देख रहे होंगे उसको तो वैसे दिखेगा, बाद में एडिटेड हो सकता है। तो जो पिस्टिल है, अगर एक से ज़्यादा लोग एक दूसरे के अंदर फ्यूज हैं तो हम कहते हैं सिनकार्पस। फिगर 2.7 बी दिखा सकते हैं, 2.7 बी, ये रहा सिनकार्पस। और फ्री, अगर एक दूसरे से फ्री है तो उसे हम कहते हैं एपोकार्पस। 2.7 सी, ये रहा एपोकार्पस। और कहाँ गया यार, ईच पिस्टल हैज़ 3 पार्ट। तो हर एक पिस्टल के 3 पार्ट होते हैं, मतलब पिस्टल मतलब फीमेल पार्ट। 2.7 ए, 2.7 ए, ये रहा। पिस्टल के हमेशा 3 पार्ट होते हैं। ओवरी, थैलेमस, कहाँ गया यार, यही है, यहाँ पे तो दिया होगा। द स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, इसको मेल पार्ट समझ रहे थे इतने टाइम से। ये रहा स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये बेसिकली 3 पार्ट होते हैं, किसका? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का। और मेल का खाली एंथल एंड क्या, स्टाइल, सॉरी, एंथल एंड पोलन, बहुत नाइंसाफी है। हर एक पिस्टल का 3 पार्ट होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। द स्टिग्मा सर्व्स एज लैंडिंग प्लेटफॉर्म। तो जो स्टिग्मा है वो एक लैंडिंग प्लेटफॉर्म की तरह काम आता है। और पोलन ग्रेन का मतलब यहीं पे पोलन लैंड करता है मेरा। टेंटा, द स्टाइल इज elongated slender part beneath the stigma।
तो लंबा पार्ट होता है, स्लेंडर पार्ट होता है, स्लेंडर पतला पार्ट होता है स्टिग्मा के नीचे। द बेसल बस्ट पार्ट पिस्टल इज द ओवरी, जो फुला हुआ पार्ट है उसे हम कहते हैं ओवरी। इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, ओवरी के अंदर ओवेरियन कैविटी या फिर लोक्यूल होता है। द प्लेसेंटा इज लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी, तो इसी के अंदर प्लेसेंटा होता है और यहीं पे नए फल बनते हैं। रिकॉल द डेफिनेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू वुड स्टडीड इन क्लास 11th। तो टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन के बारे में आपने पढ़ा होगा, एक्साइल प्लेसेंटेशन। और क्या था, मेरे को एक्साइल बस याद आ रहा है जो हमारे टोमेटो में होता है आई थिंक। लेकिन तुम नीट एस्पिरेंट हो, तुम्हें याद होना चाहिए, कमेंट सेक्शन में बताना। रिकॉल द डेफिनेशन एंड टाइप्स ऑफ प्लेसेंटेशन दैट यू स्टडीड इन। ठीक, arising from placenta are the mega sporangia commonly called ovules। तो प्लेसेंटा जब अराइज होता है, हाँ, प्लेसेंटा से मेगा स्पोरेंजिया राइज होता है जिसे हम कहते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स मतलब बच्चे, सीड। द नंबर ऑफ ओव्यूल्स इन ओवरी में बी 1। तो ओव्यूल्स मतलब ओवा, किसी ओवरी में खाली एक भी हो सकता है, जैसे कि हमारा वीट पैडी मैंगो, याद रखना, वीट पैडी मैंगो में होता है। या फिर कई सारे हो सकते हैं, जैसे कि पपाया में जो काले काले धब्बे दिखते हैं, धब्बे नहीं यार, बीज दिखते हैं वो, या फिर वाटरमेलन हो गया, और सीड्स वो वही है हमारे बीज, ओव्यूल्स। द मेगास्पोरियम, अब हम बात करते हैं मेगास्पोरियम की। लेट अस फैमिलियराइज आवरसेल्व्स विद द स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल एंजियोस्पर्म ओव्यूल। तो हम ओव्यूल के स्ट्रक्चर के बारे में देख लेते हैं क्या है। द ओव्यूल इज स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय मींस ऑफ स्टॉक कॉल्ड फनिकल। तो ओव्यूल एक स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि प्लेसेंटा से अटैच होता है एक पार्ट से, जिसे हम कहते हैं फनिकल। फनिकल की तरह यार, सॉरी गाइस, इसमें तो दिया नहीं है, लगाना पड़ेगा। फनिकल से जुड़ा हुआ रहता है। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूजेस विद द फनिकल इन द रीजन कॉल्ड हाइलम। तो जो बॉडी है ओव्यूल का वो फनिकल से जुड़ा होता है किस रीजन से, हाइलम से। थस हाइलम रिप्रेजेंट्स द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फनिकल। ऐसा कौन सा चीज है जो जंक्शन की तरह काम करता है ओव्यूल एंड फनिकल के बीच? हाइलम। फिल इन द ब्लैंक्स, कोई भी बना सकता है क्वेश्चन। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोडक्टिव एनवेलप्स कॉल्ड इंटेगुमेंट्स। हर एक ओव्यूल के पास दो, एक से एक या दो प्रोडक्टिव एनवेलप होते हैं जिसे हम कहते हैं इंटेगुमेंट्स। कहाँ गए यार, कहीं पे तो मैंने देखा था यार डायग्राम, इसमें नहीं है क्या, या फिर बनाना पड़ेगा। ये तो रहा, ये रहा हमारा हाइलम। ये फनिकल जुड़ा रहता है प्लेसेंटा से, और ये सारे आउटर इंटेगुमेंट, इनर इंटेगुमेंट, क्या बोला था इंटेगुमेंट के बारे में, प्रोटेक्टिव कवर होते हैं। Integument encircle the nucleus except at the tip where a small opening called the micropyle is organized। Integument encircle होते हैं मतलब न्यूक्लियस को सर्कल करके रखते हैं एक्सेप्ट उस टिप पे जहाँ एक स्मॉल ओपनिंग होता है जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पाइल। कहाँ गया यार, माइक्रोपाइल। मतलब इंटेगुमेंट सब जगह होते हैं, सिर्फ एक जगह छोड़ के, जिसे हम कहते हैं माइक्रोस्पाइल। अपोजिट द माइक्रोपाइलेट, और माइक्रोपाइल के इनके जो अपोजिट है उसे कहते हैं कैलाइजा, रिप्रेजेंटिंग द बेसल पार्ट ऑफ द फ्यूल ओव्यूल, मतलब निचला हिस्सा दिखाता है ओव्यूल के। एनक्लोज्ड विद इन द इंटेगुमेंट इज अ मास ऑफ सेल कॉल्ड द न्यूक्लियस। तो इंटेगुमेंट के अंदर कुछ इनक्लोज हुआ रहता है जिसे कहते हैं मास ऑफ सेल रहता है, जिसे हम कहते हैं न्यूसेलस। न्यूक्लियस नहीं, न्यूसेलस। सेल्स ऑफ द न्यूक्लियस हैव अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। तो न्यूक्लियस के जो सेल्स हैं उनके अंदर अबंडेंट, बहुत मात्रा में फूड मटेरियल होता है। लोकेटेड एट द न्यूक्लियस इज द एम्ब्रायो सेक। न्यूक्लियस के अंदर एम्ब्रायो सेक होता है या फिर फीमेल गेमेटोफाइट होता है। एन ओव्यूल जनरली हैज सिंगल एम्ब्रायो सेक फॉर्म फ्रॉम अ मेगास्पोर। एक ओव्यूल के पास सिंगल मेगास्पोर होता है। तो भाई आज के इस टॉपिक के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है, वरना मेरा टैबलेट हैंग हो जाएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन बी हैप्पी। जय हिंद, जल्दी आऊँगा।